Good morning students. Welcome to SGI online class. Class 8 सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार में वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है ये समझाऊंगी और आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जा रहा है तथा स्वयं भी प्रयास करेंगे। पहला शब्द है क्रमानुसार। तो इसमें आप पहले का हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ, क्योंकि का के साथ रा और आ की ध्वनि निकल रही है, तो क्रमा प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस उ प्लस शा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ। तो इन वर्णों के संयोग से आपका शब्द क्या बना? क्रमानुसार। इसके बाद दूसरा शब्द है स्वागत। सा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ, फिर इसके बाद है प्लस गा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ। तो ये शब्द आपका शाश अर्ध है। इसके बाद वा में आ की मात्रा है, फिर गा से आ की ध्वनि और ता के साथ भी आ की ध्वनि, तो शब्द आपका बन गया स्वागत। इसके बाद तीसरा शब्द है गणेश। गा हलंत प्लस आ प्लस ड़ा हलंत प्लस ए प्लस सा हलंत प्लस आ, तो शब्द बना आपका गणेश। इसके बाद चौथा शब्द है आपका पुस्तक। पा हलंत प्लस उ प्लस सा हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ प्लस का हलंत प्लस आ। तो आपका पा पे छोटी की मात्रा है तो उसमें से उ की ध्वनि अलग हुई। सा आपका अर्ध है तो सा में हलंत लगाने से शब्द आधा हो गया। इसके बाद ता से आ की ध्वनि अलग हुई, का में हलंत लगाने से का की ध्वनि अलग हुई, तो इन वर्णों के योग से शब्द बना आपका पुस्तक। इसके बाद अगला शब्द है शब्द। तो इसको करेंगे शा हलंत प्लस आ प्लस वा हलंत प्लस दा हलंत प्लस आ। तो इन शब्दों के योग से वर्णों के योग से शब्द बना आपका शब्द, क्योंकि शा से आ की ध्वनि वा अर्ध, दा में भी आ की ध्वनि, तो ये हो गया शब्द। इसके बाद है 6 नंबर पर उपरोक्त। उ प्लस पा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस ओ प्लस का में अर्ध है, इसके बाद ता हलंत प्लस आ, तो शब्द आपका बना उपरोक्त। इसके बाद 7वां शब्द है आपका सच्चा। तो इसमें कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? सा प्लस हलंत प्लस आ प्लस चा हलंत प्लस चा हलंत प्लस आ, तो शब्द बना आपका सच्चा। इसके बाद 8वां है ईश्वर। ई प्लस शा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ, तो इन वर्णों के योग से शब्द बना ईश्वर। इसको मैं पुनः दोहराऊंगी। क्रमानुसार का हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ना हलंत प्लस उ प्लस सा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ। इन वर्णों के योग से क्या शब्द बना आपका? क्रमानुसार।
इसके बाद दूसरा है स्वागत। सा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस गा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना स्वागत। इसके बाद तीसरा शब्द है गणेश। गा हलंत प्लस आ प्लस ड़ा हलंत प्लस ए प्लस शा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना गणेश। इसके बाद है पुस्तक। पा हलंत प्लस उ प्लस शा हलंत प्लस ता प्लस आ हलंत प्लस का हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना पुस्तक। इसके बाद पांचवा है शब्द। शा हलंत प्लस आ प्लस वा हलंत प्लस दा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना शब्द। इसके बाद उपरोक्त। उ आपका स्वर है। सबसे पहले ये चीज और ध्यान रखिए, जो स्वर होता है उस वह जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। तो इसके बाद आप लिखेंगे उ प्लस पा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस औ प्लस का हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना उपरोक्त। इसके बाद है सच्चा। शा हलंत प्लस आ प्लस ता हलंत प्लस शा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना सच्चा। इसके बाद है ईश्वर। ई प्लस शा हलंत प्लस वा हलंत प्लस आ प्लस रा हलंत प्लस आ, इन वर्णों के योग से शब्द बना ईश्वर। बच्चों, अब आप अपने रफ कॉपी पे अपने परिवारजनों के नाम लिख करके व अपने मित्रों का नाम लिख करके वर्ण विच्छेद करेंगे तथा उसके बाद वर्ण संयोजन, अर्थात वर्ण विच्छेद करने के बाद आपका शब्द बनेगा, इसे कहते हैं वर्ण संयोजन। कर करके आप अपनी नोटबुक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपकी हिंदी फर्स्ट और सेकंड में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी समर वेकेशन 10 जून से 25 जून तक है और जो अभी आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनका टेस्ट ऑनलाइन होगा और आपको जो टेस्ट की डेट है वो आपके ग्रुप में बता दी जाएगी। दोनों चैप्टर्स की बुकलेट आप विद्यालय आकर के प्राप्त कर लीजिए तथा आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। Good morning, students. In this video lecture class, I will explain about the sentence and kinds of sentence. As in your first chapter, you got about the parts of sentence, and in this chapter, we will describe about the sentence, kinds of the sentence. Okay, student? There is a difference between parts and kinds of the sentence. Part, हिस्सा, टुकड़ा, मतलब सेंटेंस को हम कितने टुकड़े, कितने हिस्से में बांट सकते हैं, है ना, उसके खंड खंड पार्ट कितने कर सकते हैं। एंड व्हाट इज अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वैरायटी, कितनी किस्म के सेंटेंस, कितनी तरह के सेंटेंस जो है वो होते हैं। सो स्टूडेंट, in my previous audio I have explained you how your basic grammar start with the alphabet, means letter, and this channel goes with the word and sentence. कैसे आपका जो sentence है उसकी जो chain system है वो क्या है, letter है and word है और उसके बाद sentence. Okay, so as far as your definition of the sentence is concerned, what is sentence? Sentence is a group of words gives a complete sense, complete meaning, ना, group of words that expresses complete sense. ठीक है, ये तो sentence का आपका definition हो गया। अब kinds, as far as kinds of या types of sentence is concerned, kinds or types of sentence, there are basically 5 types of sentence in English language. First of all, we get assertive sentence. Okay, assertive sentence. Assertive sentence may be classified in 2 parts: affirmative and negative sentence. Affirmative
interrogative sentence. Second one is interrogative sentence. Interrogative sentence may be also classified into parts. First one, simple interrogative, and second one is WH type sentence. Third one is imperative sentence, and fourth one is exclamatory sentence, and last one is optative sentence. Optative sentence. So student, we will go through all these types of sentences one by one. First of all, we will discuss assertive sentence. Assertive sentence that accept or rejects of the function of the sentence. Assertive sentence in Hindi we call it ना कथन वाले वाक्य ना, स्वीकारात्मक या कथन वाले वाक्य, assertive sentence. Assertive sentence will be divided into four: affirmative and negative. As you know, assertive sentence carry full stop in the end of the sentence and start with the subject. Means the जो structure होता है assertive sentence का वो क्या होता है? Subject, verb and object. Subject से start होता है, then verb, then object, and finally we put full stop in the end of the sentence. When they accept something, they are called affirmative, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकार, accept. And when they deny, when they reject something, then in the sentence they are called negative sentence. You know, negative sentence is expressed with the help of no, never, and not. There is a minor difference between no, never, you know, कभी नहीं के सेंस में आता है. There is a minor difference between no and not. No is used before noun and not is used after helping verb. आप सेंटेंस को कहाँ पे, नॉट कहाँ पे प्लेस करते हो, कहाँ पे रखते हो? आफ्टर योर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यू नो, बी फॉर्म मीन्स इज, एम, आर, एंड डू फॉर्म डू, डिड, डन, ना, हैव फॉर्म हैज, हैव, हैड, जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, तो जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हम उसके बाद में नॉट को प्लेस करते हैं. ठीक है. सपोज यू आर नॉट गोइंग टू visit the, you are not going to visit the place, you are not accepting the thing. तो जितने भी आपके नॉट वाले होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में, हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर जो है वो अपनी प्लेस लेते हैं, है ना. Where we make the sentence negative after putting not, after having not in the place after helping verb. ठीक है. नेवर जो है वो मेन वर्ब के पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. He never accepts bribes. He never accepts bribes. वो कभी रिश्वत नहीं लेता, तो मेन वर्ब के पहले आता है. ठीक है. और अगर हेल्पिंग वर्ब भी हो सेंटेंस में, तो नेवर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब के बिफोर आता है. ठीक है. हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में अपना प्लेस लेता है. ओके. All these things are related with the assertive sentence, स्वीकारात्मक वाक्य, assertive sentence. Now, what is interrogative sentence? You know, interrogative sentence is the sentence which asks something, जो कुछ पूछते हैं, है ना. First type of interrogative sentence is simple interrogative, which start with the helping verb. जैसे कि आपका assertive sentence start होता है subject से, ऐसे ही आपका interrogative या simple interrogative that start with the helping verb. Helping verb, you know, is, am, are, was, were, will, shall, do, did, does, has, have, had, and modals auxiliary verb, है ना. And subject place after helping question, after helping verb. जो आपके auxiliary verb होते हैं, helping verb होते हैं, उसके बाद आपका subject होता है. तो इसका जो structure है, बनावट है सेंटेंस की, that is a little bit different from the assertive, है ना. And this sentence carry question mark in the end of the sentence. लास्ट में हम question mark लगाते हैं. इसमें लास्ट में full stop रखते हैं,
और इसमें लास्ट में क्वेश्चन, और स्टार्ट किससे करते हैं, वो अपने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से. ओके. Next type of sentence is WH type of sentence. You can call it question statement. Question statement. The question start with the question word, just like watch, why, whom, where, which one, etc. तो WH word question word से start होने वाले sentence जो हैं, they are called question statement, and they start with the question word who, whom, what, why, and after that they carry their helping verb, then they carry their subject, and after that main verb and object, and finally we put question mark after the sentence. ठीक है. What is difference between simple interrogative and ये WH type statement, question statement? In simple interrogative we get reply in yes or no. हाँ और ना में हमको आंसर मिल जाता है ना. Did you completed your homework? And you can reply in yes or no. But as far as your WH type sentence is concerned, we need complete answer. We need complete answers. For example, why are you making noise in the classroom? ठीक है. तो उसके why के आंसर में आपको एक पूरा स्टेटमेंट मिलेगा. एक why का जो रीजन है वो एक्सप्लेन किया जाएगा. कंप्लीट, यू नीड कंप्लीट आंसर. You can't express in yes or no your answer. Okay. So this is difference between your simple interrogative and WH type sentence. Question statement. So student, we will go through the next one, imperative sentence. What is imperative sentence? This imperative sentence expresses order, suggestion, request, means mood of the doer, mood of the subject. And one thing, here subject is hidden, subject is you, and that is always hidden. You, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, they start with the word main verb. Main verb से start होते हैं, and they carry always first form of the main verb. They carry always first form of the main verb. Okay. Such as come in the class, sit down properly, है ना, deposit the copies, deposit your fine. Next, such type of sentence. Okay. And they carry also requesting mood, just like please come in, no, please don't do it. So such type of sentences are also comes under the category of imperative sentences. So you have to consider the imperative sentence with the meaning. मतलब इसको जानने के लिए आपको मीनिंग जो है वो समझना पड़ेगा. और सब्जेक्ट हिडन होता है, मीनिंग में आपका ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, फॉरवर्डिंग है, एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं. एंड दे कैरी फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, जस्ट लाइक असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, यू गॉट इट. नाउ फाइन, नेक्स्ट वन, exclamatory sentences. Okay, let me one thing clear to you, that do is first form of the main verb. Do माने करना, ये first form होता है. But do आपका helping verb की तरह भी काम करता है, auxiliary verb की तरह भी काम करता है. When it comes with the main verb, जब main verb के साथ होता है तो ये उसकी helping verb या auxiliary verb की तरह work करता है. And when the sentence start with do, it works like first form of the main verb. तो आपका हेल्पिंग वर्ब में आएगा तो इंटरोगेटिव में आता है, और अगर डू से स्टार्ट होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है. जैसे डू योर वर्क, अपना काम करिए. ठीक है. सो दिस इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी यूज डू यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड डू यूज्ड एज मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ओके. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इन हिंदी वी कॉल इट विस्मयादिबोधक वाक्य. विस्मय, यू नो, वंडर, सरप्राइज. विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ द पर्सन, सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट या पर्सन की जो सडन फीलिंग होती है, राइज होती है, उस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. ठीक है. एंड दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स. फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट हाउ और व्हाट, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, व्हाट एन एक्सीलेंट वर्क. दे कैरी exclamatory mark in the end of the sentence. Okay? How and what. What a beautiful picture you have. So what a beautiful picture you have. And then you will put mark of exclamatory in the end of the sentence. Okay. And next one. ये आपके एक तरह की हो गई. Second type of exclamatory sentences carry exclamatory word, just like hooray,
alas, bravo. है ना? These are the symbol of feeling. Just like hooray is the symbol of joy. है ना? Alas is the symbol of sad, unhappiness, and bravo is the symbol of praise. ठीक? तो ये symbolic word जो है वो अपने साथ में ही marks of exclamatory रखते हैं. जैसे you have to put marks of exclamatory just after exclamatory word hurrah, alas, bravo, etc. And they also express the certain feeling of the doer, certain feeling of the subject, certain feeling of the person. Just like hurrah, we have won the match. We have won the match. Hurrah, you have stood first in the class. And alas is the symbol of sadness. Alas, he died in a car accident. Alas, he died in a car accident. Okay, bravo, you have done well. शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया. Bravo. So alas, bravo, these are the symbol of sudden expression, sudden feelings, and we use these words in exclamatory sentences. Okay, तो ये दो तरह के हैं, इनको आपको ध्यान रखना है. Some exclamatory sentences which start with how or what, they carry marks of exclamatory in the end of the sentence, and these exclamatory words have marks of exclamatory just beside. तो इनको उसके बाद अगर हम हुर्रा, एलास, ब्रावो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को रिमूव कर दें तो वी विल गेट असर्टिव सेंटेंस. अगर हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड रिमूव कर लेते हैं तो हमको किसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा? वंस वी विल गेट असर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, फाइन. नाउ लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. ऑब्जेक्टिव, ओके, you can consider it just like family member of exclamatory sentence. This one is also have exclamatory marks just like exclamatory sentence, and there is a division of feeling. Here we wish or curse someone. We wish express the feeling of curse, and we wish something. Just wish you a very happy birthday, wish you a happy new year, wish you happy Diwali, and sometimes just like a sentence you know very well. And they कर्स वाले भी होते हैं जिनमें हम अभिशाप दे देते हैं ना, है ना, कि कर्स वाले सेंटेंस भी होते हैं और अब ब्लेसिंग्स वाले भी होते हैं. ब्लेसिंग वाले सेंटेंस आपके मे से स्टार्ट होते हैं. जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड. आप इसके कर्स वाले में सेंटेंस में भी आपका मे वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है. जस्ट लाइक मे हैव अ ग्रेट फॉल ऑन यू, तुम्हारे ऊपर पतन की बारिश हो. So just type of the sentence comes under the category of objective sentence. Okay. As far as your exercise is concerned, in your book some exercise is given to know types of the sentence. The exercise is given on page 8. Okay. Sentence: the earth revolves round the sun. This one is assertive sentence. Is he a coward? This one is interrogative sentence. May God bless you. This is objective sentence. How many girls are there in your class? This one is question statement, means a part of interrogative sentence. A barking dog seldom bites. This one is assertive sentence. Did you get a prize? This one is interrogative sentence. In which class do you read? A WH type question statement. May I come in, sir? This is a question statement. How much money do you have? Question statement. Will you go to Mumbai tomorrow? This one is also a interrogative sentence. So student, this one was your second chapter. That is over. In as I have given a piece of information to give a message that 2 chapters in literature and 2 chapters in your grammar, they have been done. They have been completed. You got it as a syllabus of unit test first. You got it as a syllabus of unit test first. So syllabus is unit test first is completed, and other information related with your unit test first, just like date sheet, schedule of your test, and timing, and all other things will be delivered very soon. You will get from your group message, that will be delivered in your group message. Okay, that is enough for today, and enjoy your summer vacation and do hard practice for your unit test. Okay, have a nice day. My
myself राकेश कुमार, मैथ टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले इसमें 6 पार्ट हैं। तो इसमें चूंकि कुछ निगेटिव पार्ट भी हैं तो कुछ में ऐसे हैं कि दोनों पॉजिटिव पर हैं। तो आप लोग कोई 2 देख सकते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में है 512 और गुना 1331 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम इसमें रूट लगा दें और बाहर 3 लिख दें, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हम इन अंकों का घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो बराबर हम अब इस कह सकते हैं, रूट लगाया और 3 बाहर लिख दिया। 512 और 1331 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 छः 12 और 2 चौको 8, 2 से 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 आ जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा और 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 में 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 512 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? 3 3 6 3 9 बार 2 है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 9 बार लिखेंगे। और अब हम 1331 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 1331 ये 11 से विभाजित होगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और फिर 11 से 11 बार और 11 1। तो 3 बार 11, 1 2 और 3। इनका गुणा करके नहीं लिखेंगे, पहले कि आप गुणा कर लें फिर इसके बाद फैक्टर करें। क्योंकि गुणा कर देंगे तो बहुत भारी संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 3 के जोड़े बनाने के बाद प्रत्येक जोड़े से एक अंक को बाहर निकाल देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 अट्ठे 88। तो ये इसका घनमूल प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका देखिए। चूंकि वो निगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव थे। अब निगेटिव नंबर भी देखो, जिसमें एक निगेटिव हो। दोनों निगेटिव हो तो मल्टीप्लाई करने पर वो प्लस में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है तो वो संख्या माइनस की ही बनी रहती है। तो इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में 1331 गुणा 1331 गुणा माइनस 1728। और अब इसमें चूंकि घनमूल ज्ञात करना है इसलिए रूट लगा देंगे और 3 बाहर लिख देंगे। 1331 के अभाज्य गुणनखंड आपने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। और सबसे पहले हम इसको माइनस को बाहर लिखेंगे। तो बराबर लगाएं, फिर रूट लगा दें। ऐसे 3 माइनस लगा दिया और 1331 गुणा 1728। यहाँ से माइनस बाहर निकाल दें। सभी संख्याओं में माइनस नहीं लगाएंगे। अब हमको 1728 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 1728 तो 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 छः 12, 2 चौको 8, 2 से 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 से 2 एकम 2, 0 8 हो गया। फिर 2 से तो 54 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं करेगा, 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 से 1। तो इसी प्रकार 1728 के भी हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो अब नीचे लिखें
बराबर माइनस रूट तीसरा मूल। 1331 के आवाज गुणनखंड क्या होंगे? पिछले क्वेश्चन में किए थे 11 इंटू 11 इंटू 11 और इंटू 1728 के 3 3 6 बार 2 और 3 बार 3 1 2 3 4 5 6 और 3 3 3। इस प्रकार से हमको 1331 के भी गुणनखंड मिल गए और 1728 के। अब 3 3 के जोड़े बनाते हैं। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। बराबर माइनस पहले लगा देंगे, इस जोड़े का 11 आ जाएगा और गुणा इससे आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 के 12 यानी बराबर माइनस 12 बटे 12 गुणा 11 बराबर 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 दो 13 यानी माइनस 132। ये इसका घनमूल हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप कंप्लीट कर सकते हैं, सभी एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में है भिन्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करना। निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात करिए। इनमें भिन्न संख्याएं हैं, तो भिन्न संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए पहला पार्ट है इसका 64 बटे 1331। तो घनमूल ज्ञात करना है, इसके लिए हमको रूट लगाना होगा और 3 बाहर लिखना होगा, तभी पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर रूट लगाएंगे और तीसरा मूल लिखेंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 से 32 होगा और 2 से 16 हो गया, 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 2 हो गया और 2 से 1। तो 64 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार हो गया और अपान 1331 के आपने पिछली बार भी किए थे, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 हो गया। अब 3 3 के जोड़े बना दे, तो पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया और तीसरा जोड़ा हो गया। बराबर सभी जोड़े से एक एक अंक को बाहर निकालना है, तो 2 गुणा 2 बटे 11 बराबर 4 बटे 11 और ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। 4000 वैसे आप कर सकते हैं 4096 बटे 13824, तो इस सभी कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5 सभी एक जैसे हैं, आवाज गुणनखंड करके 3 3 के जोड़े बनाने रहेंगे, बस प्रत्येक जोड़े से एक बाहर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें दशमलव संख्याएं हैं, तो दशमलव संख्याओं में देखिए पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका 1.331। तो चूंकि घनमूल ज्ञात करना है इसलिए इसमें हमको रूट लगा देना चाहिए और बाहर 3 लिख देंगे। अब इस दशमलव को हटाने के लिए इस संख्या को भिन्न में बदलना होगा, तो बराबर रूट लगाएं, तीसरा मूल लिख दें 1.331 और लाइन खींचे। इसमें अंडरलाइन करेंगे और भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के ठीक सामने 1 लिखेंगे। दशमलव के नीचे जितने अंक होंगे उतने ही 0 नोट कर देंगे और दशमलव को हटा देंगे। तो ये हो गया 1331 बटे 1000। तो बराबर फिर से तीसरा मूल 1331 के गुणनखंड आपके पास है ही, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 और अपान 1000 के अब कर दें। 1000 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार अगर 10 10 का गुणा करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। और एक 10 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 5, तो कितने 10 है 3, तो 2 3 हो जाएंगे और 5 भी 3 हो जाएंगे। ठीक, अब फिर से 3 3 के जोड़े बना लें। तो पहला जोड़ा अंश का 11 हो गया और दूसरा तीसरा, तो बराबर 11 बटे 2 गुणा 5 बराबर 11 बटे 10। या इसको अगर मेजरमेंट में लिखना है तो 1 सही 1 बटे 10, ये आपका आंसर मिल गया। शायद आ गया होगा।
तो इसका सेकेंड पार्ट भी अभी देखिए, सेकेंड पार्ट में है 42.875। क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, इसका सेकेंड पार्ट 42.875। तो घन मूल ज्ञात करना, तो फिर से हम रूट ही लगाएंगे और तीसरा मूल लिख देंगे बराबर, फिर से वही सिस्टम 42.875 और अंडरलाइन करेंगे, दशमलव के ठीक सामने 1 और 3 अंक है इसलिए 3 जीरो, दशमलव हटा देंगे, संख्या भिन्न में बदल देंगे। तो अब 42,845 के गुणनखंड कर लें, हम 1000 के तो आपके पास है ही, तो 42,875 तो 5 से कटेगा, 3 से छूट जाएगा नहीं, तो 5 से 5 अट्ठे 40, 2 28 पचम 25, 3 37 5 सत्ते 35 और पचम 25। 5 से अभी भी जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया और 5 एकम 5 पचम 25। अभी भी 5 से बाहर चला जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 2 बचा 21 हो गया, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 343, 7 से भाग जाएगा, तो 7 से 7 चौको 28, 7 नवा 63, अभी भी 7 से और 1। तो हमको इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए, रूट लगाया और तीसरा मूल लिख दिया, 42,875 के गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और अपान में बटे 1000 के गुणनखंड आपके पास हैं ही, तो 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5। अब 3 के जोड़े बनाए, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा, नीचे भी 2 जोड़े बन गए, तो बराबर 5 गुणा 7 बटे 2 गुणा 7, 2 गुणा 5, 5 से 5 कट गया बराबर 7 बटे 2 बराबर 2 3 6, 3 सही 1 बटे 2 और ये आंसर प्राप्त हो गया। तो इसमें भी आप सारे कर सकते हैं, पहले दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलेंगे और भाज्य गुणनखंड करके 3 के जोड़े बना लेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज आपका 2.2 कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मानचित्र कार्य कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं कि देखिए भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। तो हम बात करते हैं कि ये हमारे मैप में कहाँ लोकेट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा है एरिया, ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या है, श्रीनगर। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो आता है, ये देखिए जहां मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये हमारा है लद्दाख। इज इट क्लियर? फिर अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा है चंडीगढ़, जो कि हमारा पंजाब में पड़ता है, पंजाब स्टेट में पड़ता है, और ये हमारा क्या है, दिल्ली। ठीक है, जो हमारी राजधानी भी है। इज इट क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं, इधर आइए, ये है हमारा दमन द्वीप, और इसी के नीचे ये हमारा क्या है बच्चों, दादर और नागर हवेली, और ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड। इज इट क्लियर? और यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, ये जो है ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लास्ट में हमारा ये है तमिलनाडु में हमारा क्या पड़ता है, पुडुचेरी। तो ये हमारे क्या है बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये बच्चों हमारे क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप, दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारा है मानसरोवर। तो मानसरोवर से हमारी कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, जिसको हम इंडस रिवर बोलते हैं।
है। तो सिंधु नदी हमारी मानसरोवर से निकलते जम्मू कश्मीर होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान को पार करते हुए कहाँ जाती है हमारी अरब सागर में। कहाँ गिरती है बच्चों? अरब सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और ये देखिए ये हमारी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सब हमारी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये क्या हो गए बच्चों? ये सब हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी नदियां हमारी कहाँ गिरती हैं बच्चों? ये सब नदियां हमारी अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। और ये सब नदियां हमारी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं जो हमारी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं ये जो एरिया हमारा कहलाता है राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं ये कौन सी स्टेट है? राजस्थान। तो राजस्थान में हमारी कौन सी नदी है बच्चों? लूनी नदी। ये एक ऐसी नदी है जो ना अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती। यहाँ पे ये आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये एक ऐसी नदी है जो ना अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कहाँ जाके विलीन हो जाती है? कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। क्लियर? कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है क्योंकि ये नदी ना अरब सागर में आपको दिखाई देगी ना बंगाल की खाड़ी में। सिर्फ कहाँ पे मिलेगी? कच्छ के रण में जाकर मिलेगी भी नहीं, ये गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये हमारा गुजरात है क्वेश्चन। तो इसमें हमारी कौन सी नदी है? ये देखिए हमारी नर्मदा रिवर है और इसी के नीचे हमारी ताप्ती। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो पहाड़ी है उसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो इस तरह क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और ताप्ती के रिवर के बीच में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो कौन सी पहाड़ियां स्थित है बच्चों? सतपुड़ा की पहाड़ियां। अब हम आगे यहाँ बात करते हैं ये हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमारी निकलती है गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलते हुए जाते हुए कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाकर इसका नाम गंगा नदी से बदलकर क्या हो जाता है? पद्मा। क्या नाम हो जाता है बच्चों? पद्मा रिवर। ये हमारी क्या होगी? गंगा नदी। और उत्तराखंड से ही हमारी यमुना नदी निकलती है जो प्रयाग में जाकर प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से जाके मिल जाती है। तो ये दोनों नदियां हमारी कहां से निकलती हैं? उत्तराखंड से। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर बांग्लादेश में जाकर पद्मा नाम में परिवर्तित हो जाती है। यमुना नदी भी हमारी उत्तराखंड से निकलती है जो कि प्रयाग में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं तिब्बत में एक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं सापो नदी। तो ये तिब्बत की एक नदी है जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो ये जो नदी है ये भारत में जब प्रवेश करती है, ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाता है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारत की सबसे चौड़ी नदी। तो ये जब ये रिवर तिब्बत में होती है इसका क्या नाम होता है? सापो। लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और भारत से जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है ना? मतलब एक ही नदी के तीन नाम हो जाते हैं। तिब्बत में सापो, भारत में ब्रह्मपुत्र और भारत से जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और यहीं पर गंगा जमुना मिलकर एक डेल्टा बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। इज इट क्लियर? तो समझ आ गया आप लोगों को? एक ही नदी के तीन नाम है, सापो, ब्रह्मपुत्र और जमुना। अब हम आगे बात करते हैं ये उड़ीसा है हमारा स्टेट। उड़ीसा में हमारी कौन सी नदी है? महानदी। कौन सी नदी बच्चों? महानदी। जो कि हमारी इस नदी में कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध बना है बच्चों? हीराकुंड बांध इस नदी पर निर्मित है। और इसी के नीचे हमारी आती है गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। ये हमारी क्या है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये कौन सी रिवर हो गई? गोदावरी। उसके बाद नीचे हमारी आती है कृष्णा। कृष्णा में हमारा कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। और लास्ट में हमारी आती है कावेरी। तो ये सब हमारी क्या है? दक्षिण भारत की नदियां हैं। और ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये सब नदियां क्या बनाती हैं बच्चों? डेल्टा बनाती हैं। ये सब नदियां मिलकर
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, नर्मदा, ताप्ती ये सब नदियां हमारी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये हमारा क्या था, भारत की नदियां। सो हियर वी कंक्लूड योर लास्ट डे। बच्चों ये आपकी लास्ट क्लास थी और आपकी समर वेकेशन 10 जून से 25 जून को है और आप अपनी टेक्स्ट बुकलेट जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है उसको आप स्कूल से कलेक्ट कर लीजिए। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 2 भारत के वायसराय के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें भारत के कई वायसराय के बारे में आपको पढ़ाया है। आज मैं आपको इन 3 यानी लॉर्ड लिलिंथो, लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन माने इन 3 भारत के वायसराय के बारे में पढ़ाऊंगी। लॉर्ड लिलिंथो का जो समय था, माने जो टाइम पीरियड था भारत में, वो 1936 से 44 तक था। माने 1936 से 44 तक भारत के वायसराय लॉर्ड लिलिंथो थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध इन वायसराय के समय में ही हुआ था। और सबसे बड़ा आंदोलन माने जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था अगस्त 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1942 में स्टार्ट किया था, वह भी लॉर्ड लिलिंथो के ही समय में था। 36 से 37 में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे भारत में, वो 36 से 37 के बीच में हुए थे तथा कांग्रेस के 6 प्रमुख राज्यों में कांग्रेस को बहुमत भी मिला था। माने ये माना जाता है कि उस समय जो आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनाव में कांग्रेस को 6 प्रमुख राज्यों माने इंडिया के 6 प्रमुख राज्यों में बहुमत भी मिला था। माने जिससे बहुमत माने कांग्रेस जो सरकार थी वो आम चुनाव में भी 6 राज्यों में बहुमत में थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। माने कांग्रेस के कई मंत्री जो उस समय क्या थे, माने शासन सत्ता में थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध जो 39 में हुआ था उसके युद्ध शुरू होने पर माने युद्ध के स्टार्टिंग होने पर भी कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मिश्रित प्रयासों से माने कांग्रेस और मुस्लिम लीग माने क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग जो था वो भी पूरे पावर में था और कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के प्रयासों से माने दोनों ने ये प्रयास किया था कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव माने उन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस बराबर मिलकर हाथ बटा रहे थे। 1940 में विंस्टन चर्चिल को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चुना गया था। माने इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 1940 में विंस्टन चर्चिल को चुना गया था। उस समय भारत में वायसराय जो था लॉर्ड लिलिंथो था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। माने सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1941 में किया था तथा 42 में भारत छोड़ो आंदोलन माने 41 में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल आर्मी माने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और ठीक उसके बाद माने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के ठीक उसके बाद माने 42 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन भी भारत के लिए क्या था, भारत के लोगों को संगठित करने का एक सबसे बड़ा प्रमुख हिस्सा था। लॉर्ड वेवेल माने जिसका समय काल 1944 से 47 तक था, इसने 17 मई 1946 माने 17 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान किया था। माने 46 में कैबिनेट मिशन लगाया गया। 1944 में राजगोपालाचारी माने राजगोपालाचारी फार्मूला लगाया गया तथा
1944 में गांधी और जिन्ना वार्तालाप जो होना था वो भी विफल हो गया था। रीजन क्या था कि कैबिनेट मिशन प्लान माने कैबिनेट मिशन प्लान के बाद राजगोपालाचारी फॉर्मूला और गांधी जिन्ना वार्तालाप जो था वो दोनों माने वार्तालाप विफल हो गया था और राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि क्या था अंतिम माने इसका जो शासनकाल था वो मार्च केवल 1947 से अगस्त 47 तक था। माने मार्च 1947 से स्टार्ट हुआ और इसका टाइम जो था वो अगस्त 47 तक था। ये क्या था, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी माने सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। माने क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के बाद सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सर्वसाधारण में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किए गए। माने 47 के बाद क्या थे, सभी को यानी साधारण व्यक्तियों को यानी आम जनता को भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी पारित किया गया। माने 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने भारत को स्वतंत्रता माने भारत में स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, जिसके द्वारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। छात्रों, मैंने आपको आज भारत के वायसराय चैप्टर 2 पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। बच्चों, मैंने आपको इतिहास में चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपको अपनी टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर मैंने तैयार करना है। आपका समर वेकेशन जो है वो 10 जून से 25 जून तक है। आपके जो नोट्स हैं यानी चैप्टर 1 और 2 वो आपको स्कूल कैंपस से मिल जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। थैंक यू। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आपको यानी 8th क्लास हिंदी मीडियम आज आपको व्याकरण से संबंधित अनुवाद तालिका समझाने जा रही हूँ। बच्चों, आपके 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये अनुवाद की तालिका अभी आप फिलहाल अपनी संस्कृत नोटबुक में ही पीछे लास्ट के पेज में नोट कर लें। फिर मैं डिटेल में कभी से समझाऊंगी और लिखाऊंगी भी। फिलहाल आप अनुवाद के नियम समझने के लिए पहले अनुवाद की तालिका बनाना सीखें। बच्चों, आपको पता है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये करता है साह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये करता है। ये 9 कर्ता हो गए। इन्हीं के नीचे देखिए बच्चों, मैंने पठ धातु लट लकार की क्रिया फॉर एग्जाम्पल लिख रखी है। पठति, पठताः, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अनुवाद करने का नियम ये होता है कि जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया होती है, हमें उसी जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, हमें उसी पुरुष और वचन की क्रिया लगानी होती है। इसी नियम को शार्ट आउट करने के लिए मैंने बच्चों ये नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबरिंग के लिए आपको बस इतना करना है, इतना ध्यान रखना है कि जिस नंबर का कर्ता होगा आपको उसी नंबर की क्रिया लगानी। बस इतना ध्यान रखें, जिस नंबर का कर्ता है उसी नंबर की आप क्रिया लगाएं। जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, एक सेंटेंस है तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखिए, ये मैंने ब्रैकेट में वर्ड मीनिंग भी लिख रखी है, ठीक है, इन शब्दों की मीनिंग भी लिख रखी है। तो तुम दोनों की संस्कृत युवाम, पढ़ते हो पठ था, तो युवाम के साथ कौन सी क्रिया आएगी, पठ था।
बस हो गया सेंटेंस आपका कंप्लीट। इसी तरह मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि। वे सब पढ़ते हैं या वे सब, ते पठन्ति। वह पढ़ता है, सः पठति। ऐसा नहीं सः लिख दिया और पठन्ति लिख दिया तो अनुवाद आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सा 1 नंबर का करता है और आपने क्रिया 3 नंबर की लगा दी तो अनुवाद आपका गलत हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जिस नंबर का करता होगा आपको उसी नंबर की क्रिया लगानी, ठीक है। तो बच्चों आप इस तालिका को पढ़ें, लर्न करें और इसे लिख करके अभ्यास भी करें। इसका कैसे याद करना है, सिर्फ कर्ता याद करिए, सा तौते तोम युवाम यूयम अहम मावा वयम, और ये पढ़ धातु लट लकार आपको याद ही है। बस अब आप खुद ही सेंटेंस बनाएं, जैसे वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये 9 सेंटेंसेस आप लिखें और उनको संस्कृत में तालिका के अनुसार ही संस्कृत में ट्रांसलेट करें, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। आगे मैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप अभी ये अनुवाद की तालिका तैयार करें और बस अंतर इतना होगा, जैसे यहाँ पट धातु है तो वहां कोई दूसरी धातु हो सकती है, जैसे गम धातु, जाना, लिख, लिखना, पट, खाद, खाना, तो बस वो धातु चेंज हो जाएगी, बाकी नियम इसी तरह से चलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप इस तालिका को लर्न करें और राइट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। आपके 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं संस्कृत में, और आपको ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि संभवतः जून के आखिरी सप्ताह में आपकी मासिक परीक्षा हो, इसलिए आप अपने मासिक परीक्षा की तैयारी करते रहें इन 2 चैप्टर से। और आपका ग्रीष्मावकाश 10 जून से 25 जून तक है। और बच्चों आपने जो ये 2 चैप्टर्स अभी तक पढ़े हैं, तैयार किए हैं, इनकी एक बुकलेट भी आपके विद्यालय में उपलब्ध है, और आकर के आप वो बुकलेट ले लें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में हिंदी मीडियम 8th क्लास के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों इस क्लास में चैप्टर 2 का लास्ट उत्तर बचा है। क्या है वो? तंत्रिका उत्तर। तंत्रिका अब तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं, ये चित्र बना हुआ है तंत्रिका ऊतक का। इसमें देखिए इस वाले पार्ट को कहते हैं अक्षतंतु, और ये इसकी तरह जो दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं कोशिकाएं। ये हेयर लाइक वाल जैसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है, इनको कहते हैं कक्षांश, और इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और इस तरीके से, ओके। तो ये आपका है तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतया रीढ़ की हड्डी के किनारे और मस्तिष्क में पाई जाती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका एक संरचना से बनी होती है जिसे कोशिका काय कहते हैं। कोशिकाएं काय केंद्रक तथा एक या अधिक लंबी संरचनाओं से बनी होती है, यानी कोशिकांड है, केंद्रक है, अक्षतंतु है, कोशिका काय है। तो इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं बनी होती हैं। इनमें से एक लंबी होती है जिसे तंत्रिका कहते हैं। दिमाग तथा रीढ़ की हड्डी, मनुष्य का जो रीढ़ का हड्डी का ये भाग है, ये और दिमाग में
ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो तंत्रिका ऊतक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे और मस्तिष्क को सूचनाएं भेजने का भी काम तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा ही होता है। जैसे शरीर में कहीं पर आपके कुछ काटा है या ब्लीडिंग है, इस प्रकार से कोई चुभ जाए तो तुरंत सूचना तंत्रिका कोशिकाएं रीढ़ की हड्डी के माध्यम से और मस्तिष्क को भेजती है। इसी प्रकार से आँख के में अगर कुछ चला जाए तब भी, यानी शरीर में कोई भी आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सूचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा मस्तिष्क में भेजी जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका का चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से कर लेना है और इसे अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार मैं फिर कहूँ, तंत्रिका ऊतक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये शरीर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण यानी रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे नीचे तक और मस्तिष्क में ये पाए जाते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका एक संरचना से बनी होती है, इसकी स्ट्रक्चर से इस संरचना की ऐसी ही बनी होती है। कोशिका काय केंद्रक तथा एक या अधिक लंबी बालों वाली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें डेंड्रोन्स या वृक्षकांत कहते हैं। ये बाल जैसी स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई देती हैं, ये क्या है? वृक्षकांत या डेंड्रोन्स। और ये कोशिका काय है। केंद्रक, इसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये केंद्रक है और ये अक्षतंतु है। मोस्टली इनका काम केवल मस्तिष्क में, अगर इस शरीर में बॉडी में कोई गड़बड़ी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले सूचना, चूंकि तंत्रिका कोशिकाएं रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे होती हैं, इनका काम है सूचना मस्तिष्क को भेजना। यानी मस्तिष्क को तुरंत सूचना देती है कि यहाँ क्या, कहाँ पर क्या गड़बड़ है, और ये मस्तिष्क में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से तो तंत्रिका ऊतक भी आपने पढ़ लिया, तो चैप्टर 2 आपका समाप्त हो गया। तो बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 8H में ये कंप्यूटर की क्लास है। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर की संरचना। इसमें हम लोग बच्चों सबसे पहले प्रिंटर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। ये कैसा डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर जो है उसका काम क्या होता है? प्रिंटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी हार्ड कॉपी को प्राप्त करते हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसकी हार्ड कॉपी, यानी कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, उसको क्या करता है, वो एक पेपर पर प्रिंट करता है। तो वो जो पेपर पर हमें जो प्रिंट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी। इस तरह से प्रिंटर के द्वारा हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। प्रिंटर बहुत प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं या प्रिंटर के जो प्रकार हैं वो कितने हैं ये देख लीजिए। प्रिंटर्स जो होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और एक आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। First is the impact printer and the second is the non-impact printer. What is the impact printer? Impact printer आपका क्या होता है? Impact printer की डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। Impact मीन्स होता है कि कोई चीज किसी के कांटेक्ट में आ रही है, ओके। नॉन इम्पैक्ट मीन्स कांटेक्ट में नहीं है जो चीज। प्रिंटर में 2 चीजें मेन होती हैं। ये 2 चीजें क्या है आपका? एक तो हो गया प्रिंट हेड, फर्स्ट इज द प्रिंट हेड, सेकंड होता है आपका रिबन, ठीक है। 2 चीजें आपकी होती है, एक
हेड एंड द सेकंड इज द रिबन। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है आपका कि जो प्रिंट हेड होता है वो आपका रिबन के कांटेक्ट में होता है, यानी कि वो क्या करता है रिबन पे, सपोज दैट आपका मान लीजिए ये आपका जस्काई का प्रिंटर, यहाँ पे अगर आपका ये प्रिंटिंग हेड है और ये लाइन आपकी जो गई है रिबन की गई है, ठीक है। उसके बाद अब आपका यहाँ पे पेपर है, तो जब आपका प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटर आपका जस्ट लाइक आपका टाइपिंग मशीन होती है, आपने टाइपिंग मशीन में देखा होगा कि जो एक की होती है उसमें जस्ट लाइक एक हैमर जैसा होता है और एक पेपर जो लगाता है वो उस पर इंप्रेशन देता है, यानी कि उस पर दबाव देता है। तो जो भी आपकी जो उसमें जो अल्फाबेट जो अक्षर जो छपा होता है वो पेपर में प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंट हेड जो क्या करता है, इंक रिबन पर, जो इंक रिबन है उस वो रिबन में पूरी इंक होती है और उस और इसमें क्या करता है वो इंप्रेशन, यानी कि वो दबाव डालता है, उसके प्रेशर से जो है उस पेपर पे आपका वो अल्फाबेट या जो भी आपकी इमेज है या जो करेक्टर है वो आपका प्रिंट हो जाता है। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि आपका जो हेड है वो रिबन के कांटेक्ट में आता है, यानी कि रिबन को स्पर्श करता है। क्लियर? अब आपका आता है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है आपका कि जो हेड होता है वो रिबन को टच नहीं करता, यानी कि हेड जो है वो आपका रिबन को जो है वो टच नहीं करता, उसके संपर्क में नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो एक का मेजर डिफरेंस हो गया। अब आपका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि आवाज बहुत करता है, क्योंकि जब वो रिबन से करेगा तो ठक ठक आपको मतलब प्रिंटिंग के समय वो नॉइज पैदा करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि ये जो है आपका लेजर किरणों के द्वारा इसमें जो है वो आपका जो है प्रिंटिंग होती है, तो इसमें क्या होता है नॉइजलेस होता है, इसमें प्रिंटिंग के समय कोई नॉइज नहीं होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। वो कैसे होते हैं? अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, जबकि आपका नॉन इम्पैक्ट जो होता है वो प्रिंटर महंगा होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो करेक्टर्स होते हैं या जो उनमें जो प्रिंटिंग होती है वो स्पष्ट नहीं होती है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग इसकी नहीं होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है प्रिंटिंग बहुत स्पष्ट होती है, इसकी क्वालिटी बहुत होती है, लेकिन आपके नॉन इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट की अपेक्षा जो है वो आपका महंगे भी प्रिंटर आपके मिलते हैं। ठीक है, अब आपका बारी आती है कि इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर होते हैं आपके। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो एग्जांपल्स हैं वो आपका है डेजी व्हील है, आपका जो है वो ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स में भी आपको बहुत आवाज आती है और डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो आपका जो है वो किस तरह का है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट में आपका लेजर प्रिंटर आता है, थर्मल है, इंकजेट प्रिंटर है। तो इस तरह से आपका इन शॉर्ट हमने आपको प्रिंटर के बारे में बताया। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका आता है इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि सीपीयू के अंदर जो हम लोग एक ब्लैक कलर का आयताकार बॉक्स देखते हैं कंप्यूटर में, तो सीपीयू में बहुत सारे आपके डिवाइसेस लगे रहते हैं, तो उनका एक बार हम इन शॉर्ट जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जैसे एसएमपीएस लगा होता है, एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आप अगर उसमें देखेंगे कि आपको स्विच मोड कंप्यूटर में जो पावर जो होती है वो इसी के द्वारा पहुँचती है, ठीक है, तो जिसे हम लोग सप्लाई भी कहते हैं, इसी के द्वारा आपके कंप्यूटर में पावर पहुँचती है। नेक्स्ट अब आपका आता है हार्ड ड्राइव। क्या होता है हार्ड ड्राइव? क्या होता है ये आपका, जिसको कि हम लोग हार्ड डिस्क भी कहते हैं, कंप्यूटर में ये डेटा को स्टोर करने के लिए आपका हार्ड डिस्क होती है, जो कि आपका मैग्नेटिक फॉर्म में जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। फ्लॉपी ड्राइव क्या होती है? ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। फ्लॉपी ड्राइव जिसमें कि हम लोग फ्लॉपी डिस्क को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि ये आपका जो फ्लॉपी में जो भी डेटा है उसको रीड करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव काम आती है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड में क्या आपका फिक्स होता है, ये एक आईसी होती है, ठीक है। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं वो आपका एक आईसी के फॉर्म में होते हैं, और जितने भी आपके सीपीयू से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब एक आईसी में ही इनबिल्ट होते हैं, तो वो आपका माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। साउंड कार्ड क्या होता है? आपका कंप्यूटर में जो मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियोस जो होते हैं उनके लिए आपका जो ऑडियो के लिए आपका साउंड कार्ड लगा रहता है, जिसे हम लोग साउंड कार्ड, ये साउंड कार्ड जो होता है वो आपका
विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर में जो पोर्ट होते हैं उसके द्वारा उसमें लगा रहता है। ठीक है, इस फिर उसके बाद आता है सीडी रोम ड्राइव। क्या होता है सीडी रोम ड्राइव? क्या है, इसके द्वारा आपका सीडी जो है, सीडी आपकी हो गई, सीडी जो है में जो डेटा स्टोर किया जाता है, जो स्टोर होता है डेटा, वो उसको रीड करने का काम करता है। उसके बाद अब आपका आता है यूएसबी। यूएसबी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि ये आपका जो आपकी जो पेन ड्राइव होती है, ठीक है, इसको हम लोग यूएसबी कहते हैं। पेन ड्राइव को हम लोग यूएसबी कहते हैं। पेन ड्राइव जो होती है वो एक आपकी लाइट वेट की होती है और इसमें जो है आपका सीडी और जो आपका फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपीज होती है जो कि आपका डेटा स्टोर के लिए होता है, उससे ज़्यादा हम लोग जो है वो पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और आजकल जो है हम लोग जो है वो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। और इसके अलावा यूएसबी पोर्ट जो है के द्वारा, यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में ऑलरेडी लगे होते हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है पेन ड्राइव अटैच करते हैं और हम लोग अपना डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। बायोस क्या होता है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस जो होता है वो एक आपका आईसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, बायोस आपका क्या होता है, ये आईसी होती है और जनरली आपका बायोस करता क्या है, ये जो है वो कंप्यूटर की जितनी भी पूरा जो उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसकी पूरी जानकारी जो है वो बायोस के पास होती है। यानी कि जो भी आपका जो बायोस कंप्यूटर्स में जितने भी आपके जो पार्ट होते हैं जो वो काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से सारे आपस में जो पार्ट है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ये काम जो है वो बायोस का होता है। ठीक है, उनके बीच में जो आपके जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं उनके बीच में मध्यस्थता का काम जो है वो बायोस करता है। सीमोस क्या होता है? सीमोस जो है वो भी आपका जो है एक स्पेशल प्रकार की मेमोरी चिप होती है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है और इसमें सूचना जो भी आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम लोगों को एक बैटरी की ज़रूरत होती है। इसके लिए बैटरी यूज़ करी जाती है। फिर उसके बाद अब आपका आता है ये हीट सिंक। क्या है हीट सिंक? का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी आईसी हैं या बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत हीट जनरेट करते हैं, तो वैसे तो देखिए कंप्यूटर में हमेशा एक फैन लगा रहता है। जैसे हम लोगों के घर में रसोई में एक एग्जॉस्ट लगा रहता है, वो क्या करता है, जो गर्म हवा होती है उसको बाहर फेंकता है। ठीक है, और उसमें कूलिंग वाला एनवायरनमेंट रखता है। तो ये फैन का काम बिल्कुल वही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे जो कि बहुत हीट जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, बाहर जो है हवा, गर्म हवा को बाहर निकालता है। तो ये जस्ट लाइक उसके लिए एग्जॉस्ट का ही काम करता है। ये फैन हो गया। और बिल्कुल सेम आपका यहाँ पे हीट सिंक का काम क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कोई कंपोनेंट है आपका ये लगा है, या मान लीजिए ये आईसी आपकी इस तरह से लगी हुई है, तो उसके ऊपर एक एल्युमिनियम की हीट सिंक लगी होती है। एल्युमिनियम की हीट सिंक क्या करती है, एल्युमिनियम जनरली जो है वो कूलिंग प्रदान करता है। तो वो क्या करता है, जो उस कंपोनेंट की जो हीटनेस होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका जो कंपोनेंट है उसको वो प्रॉपर जो है वो कूलिंग प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि ये माउस पोर्ट और कीबोर्ड पोर्ट क्या होते हैं। ये दोनों पोर्ट जो होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग माउस और कीबोर्ड जो है वो सीपीयू में अटैच करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड में आपका कौन सा पोर्ट लगेगा, इसमें आपका सीरियल पोर्ट जो है वो कीबोर्ड में लगता है, जबकि माउस में आपका हो सकता है कि माउस में जो पोर्ट होता है वो आपका जो है दोनों में ही सीरियली पोर्ट लगेगा आपका। ठीक है, और अब आपके जो पहले जो है ये वाले पोर्ट लगते थे, अब इससे PS2 पोर्ट यूज होते थे पहले इसमें, और अब जो है वो ये माउस और कीबोर्ड के लिए भी USB पोर्ट ही आने लगे हैं और USB पोर्ट के द्वारा माउस और कीबोर्ड जो है वो आपके CPU से कनेक्ट होते हैं। फिर आपका आया कि वीडियो कार्ड क्या होता है। वीडियो कार्ड को हम लोग ग्राफिकल कार्ड, ग्राफिक कार्ड या एडेप्टर कार्ड भी कहते हैं। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे दिखाई पड़ रही है तो वो वीडियो कार्ड की हेल्प से ही होती है। आपका मॉनिटर का जो वायर जो CPU में गया होता है वहाँ पे एक आपका वीडियो कार्ड लगा होता है, तो इसके हेल्प से जो है वो जो ओरिजिनल कलर्स और ये सारी जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं वो आपको स्क्रीन पे जो है वीडियो कार्ड जो है वो मॉनिटर
पर आपको जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको एज इट इज डिस्प्ले करने में ये आपका वीडियो कार्ड हेल्प करता है। मॉडेम क्या है? मॉडेम जो होता है वो जनरली इंटरनेट के से संबंधित है और ये डेटा ट्रांसमिशन यानी कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित करने का कार्य करता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि ये क्या करता है कि आपका जो आपका डिजिटल सिग्नल है उसको एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। साउंड कार्ड कनेक्शन, साउंड कार्ड कनेक्शन का मतलब क्या है कि साउंड से जितने भी आपके, जैसे मान लीजिए आपका माइक है, ठीक है, उसमें स्पीकर आपका है, माइक्रोफोन है, या और अगर आपको और भी जो डिवाइसेस आपको साउंड से रिलेटेड अगर आपको जोड़ने हैं तो ये साउंड कार्ड कनेक्शन जो है वो यही काम करते हैं। तो इनको साउंड कार्ड कोड भी बोल सकते हैं या कनेक्शन भी बोल सकते हैं, ये है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है ये आज ये वाला जो चैप्टर है ये हो गया, खत्म हो गया है। इसके बस हम लोग को एक्सरसाइज ही रहती वो अभी हम लोग आपको अभी फिनिश करा रहे हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिक्त स्थान भरो। तो सबसे पहला इसमें ये मॉनिटर मदरबोर्ड से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? एडाप्टर कार्ड अथवा डिस्प्ले कार्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसी को ही हम लोग वीडियो कार्ड कहते हैं, जिसको भी हमने बताया। तो ये विद द हेल्प ऑफ जो है एडाप्टर कार्ड या डिस्प्ले कार्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। माउस को हम लोग तकनीकी भाषा में या टेक्निकल भाषा में इसको पुक कहते हैं, पर ये नाम बहुत पॉपुलर नहीं है, इसको हिंदी में ही मिलाकर वो कहते हैं। फिर प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर किस मशीन की तरह कार्य करता है? ये ज़ेरॉक्स मशीन की तरह कार्य करता है, जो टाइपराइटर मशीन होती है उसकी तरह। और ये ज़ेरॉक्स मशीन, ज़ेरॉक्स की भी आप लोगों ने देखा होगा कि ज़ेरॉक्स की प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है ना, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन। तो लेजर प्रिंटर जो है वो आपका वैसे ही काम करता है। बच्चों आज ये आपका फैन लगा होता है कंप्यूटर में, और ये जो आपका जो वीडियो है ये आपका लास्ट वीडियो है आपका, ठीक है। इस तरह से आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद अब आपकी 10th से 25 जून तक आपका समर वेकेशन है। इन समर वेकेशंस में आप सभी लोग क्या करेंगे कि अपने ये 2 चैप्टर्स जो है वो तैयार करेंगे, और उसके बाद समर वेकेशन के बाद आपका टेस्ट भी होगा सब्जेक्ट का। तो वो टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको टेस्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो हम लोगों ने जो ये 2 चैप्टर्स आपको कराए हैं, इनका आपको जो है वो पूरे नोट्स जो है वो आपके प्रिंटेड नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे। पर लेकिन वो बुकलेट आपको जब आप स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, क्लास 8th में जो भी बच्चे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, सीट अपनी कंफर्म करा ले, तब उनको ये बुकलेट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चों थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी समर वेकेशंस।